लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि इंजिन और उसके प्रेमी जंगल में भटकते हुए एक नदी के किनारे आ पहुंचते हैं। वहां से इंजिन का प्रेमी उसे एक पत्र लिखकर गांव जाने की सलाह देता है। इंजिन उसके कहे अनुसार वह पत्र लेती है और अपने गांव पहुंच जाती है। पत्र को पढ़ने के बाद इंजीनियर वांग के अनुसार ही सब कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। केलसांग अपने रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि कमांड सेंटर के स्टाफ के कुछ लोग सेमचो झील की तरफ जा रहे थे। वे अपने साथ रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर, एक नक्शा, तंबू लगाने का सामान, कुछ लालटेनें, कुछ टॉर्च, राइफलें, मशीन गनें, लाउडस्पीकर, अनाज और डिब्बा बंद खाना भी लिए हुए थे। झील की तरफ जाने वाले वे अकेले नहीं थे। कमांड सेंटर से ताजा आदेशों की वजह से ची गांव के काफी लोग झील की ओर बढ़ रहे थे और उनके हाथों में लाल और हरे रंग के तिकोने झंडे थे। चलते समय वे उत्साह में सीटियां बजा रहे थे और हाथ हिला रहे थे। देखते देखते ची गांव ने बतौर मेजबान जिस आबादी को पिछले कुछ दिनों के अंदर अपने यहाँ बसा लिया था, वह समूची आबादी अब कहीं और जा रही थी। सारी जगह खाली हो चुकी थी। केवल कुछ लोग बचे थे जो वहां बने चूल्हों के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, जिनमें से अभी भी आग जलने के संकेत मिल रहे थे। कमांड सेंटर के तंबू के अंदर रेडियो रिसीवर की घर्र घर्र की आवाज आ रही थी। बीच बीच में हवा का तेज घुमावदार झोंका आता और तंबुओं के बीच रंग बिरंगे रद्दी कागजों को उड़ाता रहता। हवा से कभी कभी वे तंबू इस तरह फूल जाते जैसे कोई दैत्य काफी तकलीफ के साथ सांस ले रहा हो और उसका फेफड़ा फूल जा रहा हो। इंजिन भी कमांड सेंटर की टीम के पीछे पीछे पहाड़ की ओर बढ़ने लगी। जब उसने मुड़कर गांव की ओर देखा तो उसे केलसांग वांगडू कहीं दिखाई नहीं दिया, जिससे वह थोड़ी परेशान लगा। उसकी परेशानी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि वह भी उस समूह के संक्रामक उत्साह में डूब गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तेजना वाला क्षण तब आया जब ब्रिगेड के कमांडर ने उसे अपनी बगल में बुलाया और उससे झील के बारे में तरह तरह के सवाल करने लगा। उस झील में तो बहुत ज्यादा पानी होगा, क्यों? उसने पूछा। हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा पानी है। क्या झील में मछलियां भी हैं? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन तुमने कभी किसी से सुना कि मछलियां हैं या नहीं? उसने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। हर व्यक्ति कहता है कि झील में सुनहरे हंसों का एक जोड़ा है। माना यह जाता है कि ची गांव और जंगलों की रक्षा वह जोड़ा ही करता है। ओल्डवे ने इंजिन की बाह पकड़कर धीरे से उसे चुप रहने को कहा और बोला, दरअसल ये एक सामंती अंधविश्वास है। कमांडर ने जवाब में कहा, बिल्कुल, यह विशुद्ध रूप से सामंती अंधविश्वास है। नए युग के युवकों को इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। इंजिन ने अपना सीना फुलाते हुए गर्व के साथ कहा, मैं अध्यक्ष माओ के नाम पर यह संकल्प करती हूँ कि सामंती अंधविश्वासों को समाप्त कर दूंगी। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही थी, पहाड़ का रास्ता और भी कठिन हो रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि कमांडर को बातचीत करने की बजाय अपने फेफड़ों में तेजी से हवा भरने पर ध्यान देने की जरूरत थी। जैसे ही बातचीत रुकी, इंजिन झील के सुनहरे हंसों के बारे में सोचने लगी और उसे अंदर ही अंदर भय का एहसास हुआ। अभी कुछ सेकंड पहले उसकी जो क्रांतिकारी चेतना उछाल मार रही थी, वह अंधेरे में डूबने लगी। आधी दूरी तय कर लेने के बाद उनकी मुलाकात सुओपो से हुई। वह अपेक्षाकृत ज्यादा युवा लोगों के ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था।
उसने और उसके आदमियों ने कमांड सेंटर की ब्रिगेड का सारा सामान खुद ले लिया था और उन लोगों ने यह सामान अपनी पीठ पर लाद कर ऊपर तक पहुंचाया। हवा की कमी से हाँफ रहे कमांडर की यह हिम्मत नहीं बची थी कि वह उन्हें बधाई दे, लेकिन उसे सुओपो के कंधे पर एक तेज थपकी दी। सुओपो ने भी बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़कर अपने दोस्तों को रास्ता दिखाया। उसके पीछे बड़ी तेजी से इंगजिन चल पड़ी। वह एक सवाल पूछना चाहती थी। यह सवाल सुओपो से था, क्या झील में सचमुच हंसों का कोई जोड़ा नहीं है? सुओपो ने अपनी आंखें गोल घुमाई और फिर तीखी निगाहों से उसे देखता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इंगजिन ने एक बार अपना सवाल दोहराया और सुओपो ने कहा, क्या तुमने खुद वहाँ कोई हंस देखा है? मैंने तो नहीं देखा। इंगजिन ने सोचा कि सुओपो ने एक सच्चाई को उसके सामने उद्घाटित कर दिया। सुओपो के प्रति उसके मन में गायब हुआ प्यार एक बार फिर लौट आया और उसने धीमी आवाज में कहा, अगर झील में सचमुच सुनहरे हंस होंगे तो गांव में सभी लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तुम तो पूरी तरह डर गई हो। सुओपो ने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, अगर तुम इतनी ही डरने वाली थी तो उसे अपने साथ लेकर झील में क्या कर रही थी? मुझे पता है कि तुम उसे रिझाने गई थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इंगजिन को लगा कि वह अभी रो पड़ेगी। सुओपो को इतने से ही तसल्ली नहीं मिल रही थी। उसने कहा, वाह, इतना अच्छा और साफ सुथरा आदमी वह है। तुम क्या समझती हो कि अगर तुम अच्छी तरह नहा धो लो तो उसके लिए एकदम सही साबित हो जाओगी? इंगजिन की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन सुओपो ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, जैसे ही जंगल की आग खत्म होगी ये सारे लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। क्या उस आदमी ने तुमसे वादा किया है कि वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा? अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो यह समझ लो कि ची गांव के लोग तुम्हारे बारे में यही सोचेंगे कि तुम एक निहायत घटिया औरत हो। झील तक पहुंचते पहुंचते इंगजिन लगातार रोती रही। उसे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि वह सचमुच कोई घटिया काम कर रही थी और अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इन सब के बावजूद जैसे ही उसने नीली वर्दी वाले युवक को देखा, वह उसके लिए खाना लाने दौड़ पड़ी। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि वह गोरा व्यक्ति कितना भूखा होगा। हो सकता है अब तक उसने काफी कुछ झेल लिया हो। जिस समय वह उसके लिए खाना निकाल रही थी, उसे अपनी पीठ में एक सनसनाहट सी महसूस हुई। उसे पता था कि किस तरह सुओपो की गुस्सैल निगाहें उस पर टिकी होंगी। इससे भी ज्यादा चिंता उसे इस बात से हो रही थी कि कितने समय तक वह खाना निकालने में व्यस्त रही, लेकिन उस नीली वर्दी वाले ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। खाना खाने के बाद उसने हाथ धोया और हाथ झटकने के साथ ही उसने इस युवती के प्यार को भी एक तरह से झटक कर किनारे कर दिया। एक बार उसने इंगजिन की ओर देखा और फिर सुओपो की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, यहाँ इस औरत को रखने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि इसे इसके पुराने दस्ते में ही भेज दिया जाए। वहाँ से रवाना होते समय इंगजिन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि कभी सुओपो उसे चाहता था, लेकिन उसके मन में इस औरत के प्रति कुछ खास भावनाएं नहीं थी। यही वजह थी कि वह बहुत विभ्रम की स्थिति में थी। गांव के अन्य नौजवानों के साथ अतीत में उसके शारीरिक संबंध थे और जिस समय सनोवर के पेड़ों को काटा जा रहा था, उसका संबंध एक ट्रक ड्राइवर से भी था जो लकड़ियां ढोने का काम करता था। सुओपो ने कभी इन बातों पर बहुत तवज्जो नहीं दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि वह इतना नाराज है। वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि कैसे अचानक नीली वर्दी वाले उसके प्रेमी ने उससे मुंह फेर लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन यह समझ नहीं पाई कि उन दोनों में से किस पर वह अपनी निगाह टिकाए रखना चाहती थी। वैसे आंसुओं की वजह से सब कुछ इतना धुंधला दिखाई दे रहा था कि वह दोनों में से किसी को ठीक से नहीं देख सकी। अगर सुनहरे हंसों की कहानी महज एक खूबसूरत दास्तान थी जो अतीत से चली आ रही थी, तो यह कहा जा सकता था कि इंगजिन के दिल में बसे सुनहरे हंस इस समय तक कहीं बहुत दूर उड़कर चले गए थे। वह साफ साफ नहीं कह सकती थी कि यह कब और कैसे हुआ। अब वह समझ सकती थी कि यह उसका विश्वास ही था कि किसी जमाने में इस झील में
सुनहरे हंसों का कोई जोड़ा रहा करता था। उसे यह भी यकीन होने लगा कि ऐसे समय जबकि ची गांव के लोगों को अपनी रक्षा के लिए उन हंसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वे बड़े दुखद तरीके से कहीं दूर उड़ गए और पीछे एक सन्नाटा छोड़ गए। जंगल के बीच से गुजरते हुए केलसांग वांगतू की मुठभेड़ अनेक जानवरों से हुई और वे सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उसने ध्यान दिया कि चलते समय उसने अपनी राइफल नहीं ली। उसने इस पर थोड़ा सोचा और फिर हंसने लगा। आग तेजी से करीब आती जा रही थी। हवा में एक झुलसन थी और चारों तरफ धुआं फैला था। ऐसा लगता था कि लपटों के यहाँ तक पहुँचने से भी पहले जंगल में आग लग जाएगी। चारों तरफ तरह तरह के जानवर अपने समूहों में पेड़ों के गिर्द जमा थे। हिरण, जंगली सुअर, खरगोश, रीछ, भेड़िए, सियार, चीते और तरह तरह की गिलहरियां। पहले की बात होती तो जंगल में किसी शिकारी की मौजूदगी हर जानवर को सतर्क कर देती, लेकिन आसन्न आग के खतरे के सामने अब किसी शिकारी के होने का कोई मायना नहीं था। इसके अलावा इस शिकारी का मन भी जाहिर तौर पर काफी उचाट था। वह तो अपने साथ बंदूक भी नहीं लाया था। तरह तरह की चिड़ियां अपने समूहों में काफी बड़ी तादाद में मौजूद थी, लेकिन जानवरों के मुकाबले भावी खतरे के प्रति इनमें ज्यादा परेशानी नजर आ रही थी। वे बदहवास होकर गोल चक्कर लगा रही थी और चीखती रहती। घेरे में उड़ते हुए वे जंगल से बाहर जाती, लेकिन अपने अस्तित्व पर संकट देखकर वे लंबे समय तक खुले इलाके में नहीं रह पाती, क्योंकि वहां उनके छुपने की कोई जगह नहीं थी। उन्हें जलते जंगल के मुकाबले पहाड़ का सुनसान खाली हिस्सा ज्यादा खतरनाक महसूस होता था और वे तेजी से जंगल की ओर लौट आती। केलसांग सोच रहा था कि हो सकता है उसे यहाँ अपने रीछ से मुलाकात हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसने चुलबुली लड़की इंजिन की बातों को याद किया। उसने बताया था कि अग्निवर्जन क्षेत्र के बाहर किसी जगह उसने उस रीछ को देखा था। मन ही मन हंसते हुए उसने कहा, सचमुच वह बहुत चालाक जीव है। अनजाने में ही उसने उस जगह को सहलाया जहां रीछ ने अपने पंजों से उसे खरोंचा था। इसके साथ ही उसके दिमाग में अपने पुराने मित्र मुस्कान कटे रीछ की तस्वीर घूम गई। उसने सोचा कि वह उसे पेड़ों के बीच से इत्मीनान से आते हुए देख रहा है। तो तुम अभी भी यहीं हो, उसने मन ही मन कहा। लेकिन दोरजी तो जा चुका है। अब वह उस गुफा के काफी करीब पहुंच गया था जहां रहकर दोरजी ने जादू टोना किया था। इसलिए दोरजी की मौत का एक एहसास खास तौर से उसके मन को कचोटने लगा। उसके अंतर्मन ने झूठ नहीं कहा था। जी गांव की मौत से पहले दोरजी के प्राण निकल गए थे। गुफा के सामने की समतल जमीन के आगे जब केलसांग वांगडू पहुंचा, उसने देखा कि लामा जामकन गोनपो वहां पहले से मौजूद है। लामा ने सूखी लकड़ियों से एक विशाल चौकोर चिता बनाई थी, जिस पर ओझा दोरजी पालथी मारकर बैठा था और सफेद गीले कागज से उसका चेहरा ढका हुआ था। कागज के ऊपर उसे उसकी मुखाकृति का धुंधला सा आकार दिखाई दे रहा था, लेकिन यह समझ पाना असंभव था कि अंतिम क्षणों में उसके चेहरे पर किस तरह के भाव थे। इस प्रकार केलसांग यह नहीं जान सका कि इस दुनिया के बारे में दोरजी की क्या राय बनी। बेशक यह जानने के लिए कि दुनिया से अलविदा कहते समय दोरजी के अंदर कैसी भावनाएं थी, वह उसके चेहरे पर चिपका सफेद कागज हटा सकता था, लेकिन ऐसा करना एक अमान्य कार्य होता। भले ही यह अमान्य कार्यों या वर्जनाओं के उल्लंघन का दौर क्यों ना हो। पहले जंगलों को हाथ भी नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब उन्हें काटा जा रहा था। पवित्र बौद्ध मठों को ध्वस्त किया जा रहा था और अब वे कह रहे हैं कि उस सेमचो झील को विस्फोट से उड़ा देंगे, जिसके बारे में जी गांव के हर आदमी की मान्यता है कि इसके समूचे गांव और यहाँ के लोगों को संरक्षण प्रदान किया है। अब चूंकि ये सारी मान्यताएं ध्वस्त कर दी गई हैं, इसलिए शायद पुराना युग समाप्त हो गया है। शायद पिछड़ेपन और अंधविश्वास से भरी सोच के दिन सचमुच समाप्त हो गए हैं। धन्यवाद, केलसांग ने जामकन गोनबो से कहा। मुझे तुम किस लिए धन्यवाद दे रहे हो? लामा ने पूछा।
ची गांव में यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि तिब्बती बौद्ध धर्म के कट्टर गेलुगप्पा संप्रदाय के प्रमुख सदस्य जामकन गोन्बो ने दोरजी और उसकी औजेती को हमेशा से ही अवमानना की नजर से देखा। उसने हमेशा ऐसे लोगों को विधर्मी और भिन्न मतावलंबी माना जिनका वास्तविक सिद्धांतों के साथ वैसे ही मेल नहीं हो सकता जैसे आग और पानी का मेल नहीं हो सकता। धन्यवाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। मुझे पता है कि यह तुम्हारे पद की मर्यादा से नीचे का काम है। लामा ने जवाब दिया, आज की दुनिया में किसी पद की मर्यादा नहीं रह गई है। अब मैं भी एक विधर्मी हूँ, दोरजी से भिन्न नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले अपनी धर्मनिष्ठा हैसियत गंवा दी। फिर उसने आह भरते हुए कहा, आज वह दुनिया छोड़कर जा रहा है और यहाँ मैं उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा हूँ। उसे उसके तय रास्ते पर भेज रहा हूँ। हर व्यक्ति बराबर है, लेकिन जब मेरा समय आएगा तब क्या होगा? उस समय कोई नहीं होगा जो मेरे सुरक्षित प्रस्थान के लिए अंतिम संस्कार करे या समय से मेरे पुनर्जन्म के लिए धर्म ग्रंथों का पाठ करे। मैं उसे अंतिम बार मिलने के लिए समय नहीं निकाल सका। मैंने तो उसके अंतिम शब्द भी नहीं सुने, लेकिन उसके चेहरे को देखकर लगता है कि विदा होते समय उसके अंदर शांति थी। मुझे लगता है कि उसे अच्छी मौत मिली। बुद्ध के योद्धा अनुचर वज्र के लिए एक और शब्द है, दोरजी। केलसांग की सोच थी कि अगर दोरजी सचमुच वज्र था तो वह सचमुच बहुत क्रुद्ध वज्र था। केलसांग ने इस छोटे से गांव में सारी उम्र दोरजी को देखा था, लेकिन उसे एक भी ऐसा क्षण नहीं याद आ रहा था जब दोरजी के चेहरे पर इतनी शांति दिखाई दे रही हो। जामकन गोन्बो के आचरण में किसी लामा के चरित्र के अनुरूप गंभीरता दिखाई दी और उसकी भाषा लाक्षणिक हो गई। उसने कहा, प्रकृति का यही नियम है, सभी अव्यवस्था को व्यवस्था का रूप दिया जाना चाहिए। सभी शोर शराबे को शांति में विलीन हो जाना चाहिए। सभी प्यार और घृणा को पावन निर्वाण की दिशा लेनी चाहिए। इसके अलावा उसके सिर पर गौर करो। सचमुच दोरजी का सिर किसी भिक्षु की तरह मुंडा गया था। चिड़ियों के घोंसलों की तरह उसके लंबे उलझे बालों को जेल के नियम के अनुसार उसकी गिरफ्तारी के समय ही काट दिया गया था। इस बात की जानकारी केलसांग को पहले से थी। जामकन गोन्बो हंस रहा था। चूंकि उसके बाल का मुंडन करने में किसी ने मेरी मदद की, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि आखिरी बार उसे कुछ साज सामान दे दूं। जामकन गोन्बो मजाक नहीं कर रहा था। केलसांग की निगाह अचानक वहां रखे तांबे के एक बर्तन और हजामत बनाने के सामान पर गई। इतना ही नहीं, उसने वह सारा तामझाम जुटा लिया था जो उसके पास तब होता था जब वह लामा था। बुक ऑफ द डेड का वृहद संस्करण, संगीत का अपना वाद्य यंत्र और लाल बैंगनी रंग का अच्छे कपड़े का बना काशाय। दोरजी उन गिने चुने तिब्बती लोगों में था जो बौद्ध धर्म के प्रति अपने मन के अनादर भाव को खुलेआम व्यक्त करने की धृष्टता करता था। उसे इस तरह देखकर, जिसका सिर किसी भिक्षु की तरह मुंडा गया हो, केलसांग ऊपर से नीचे तक थर्रा गया था। पहले तो उसके मन में जामकन गोन्बो के प्रति आदर का भाव पैदा हुआ, खास तौर से तब जब वह उसे बोलते हुए सुन रहा था और इतने वर्षों बाद लौटे उसके धार्मिक अंदाज को महसूस कर रहा था। लेकिन वह आदर भाव अब गायब हो गया था। गुस्से से थोड़ी कांपती आवाज में उसने कहा, जेल में उन्होंने उसके सिर का मुंडन किया, यह उनका काम था, लेकिन तुम्हें दोरजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। केलसांग के गुस्से से जामकन गोन्बो थोड़ा डर गया। आखिरकार वह अब असली लामा तो नहीं था। मैं उसे सिर लगाकर विदा देना चाहता था। क्या इसमें कुछ गलत था? केलसांग ने थोड़ा शांत मन से सोचा। जरा सोचिए कि लामाओं में और ओल्ड वे जैसे लोगों में या उन लोगों में जिन्हें किसी कार्य दल का इंचार्ज बनाया गया है, क्या फर्क है? वे सभी कुछ चीजों को अस्पर्शीय मानते हैं और उनमें से सभी यह भी चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं वे उसी में विश्वास करें जिसमें आपका विश्वास है। वे अपने दिलों में घर कर गई चीजों पर विश्वास कर छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले लेते हैं। लामाओं और इस नए युग के लोगों के बीच एक साझी इच्छा यह है
कि वे सभी दुनिया की सभी चीजों को एक ही जैसी बना देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ एक जैसा हो। इसी वजह से ये विध्वंस का स्वागत करते हैं और एक ही चीज को नया जीवन मानते हैं, और वह है पुनर्जन्म। वे इस सिद्धांत पर जोर देते हैं और वे इसके स्रोत हैं। वास्तविक संसार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये वास्तविक संसार नहीं है जिसमें जीवन के अंदर मृत्यु और मृत्यु के अंदर जीवन के सिद्धांत को लोग देखते और इसमें विश्वास करते हैं। इसलिए गांव के समक्ष जंगल की भीषण आग को देखकर जानकर गोनगो मन ही मन आनंदित था। उसकी आत्मा जहर से बुझी हुई थी। इसे जानने के लिए काफी था उसकी आंखों की अव्यवस्थित रोशनी को देखना और उसकी आत्मा को गाते सुनना, विध्वंस विध्वंस विध्वंस। केलसांग को उसकी आंखों में एक पागलपन दिखाई दिया, ऐसा पागलपन जो एक सुर जैसा था और जिसे उसने पहले भी औरों की आंखों में देखा था, मसलन सुओपों की आंखों में या निष्कपट बच्चों की आंखों में। अब यह महज इसलिए जाहिर हो रहा था क्योंकि भीषण आग से पहले उन लोगों ने वह सब किया जिससे उनके अंदर के गीत को दबाया जा सके। केलसांग अपने विचारों की भंवर से बाहर निकला और उसने तेज स्वर में कहा, तुम लोग यह क्यों चाहते हो कि हर चीज हूबहू हो, एक जैसी हो? तुम एक मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते, और यह सब इस सोच की वजह से है। और अब तुम सभी लोग बहुत खुश हो जब आग सब कुछ जलाकर भस्म कर देने के लिए आ रही है। मैं गलत कह रहा हूँ? मैं शर्त लगाता हूँ कि जब ये जंगल दोबारा उगेंगे, इनके पेड़ एकदम वैसे ही होंगे जैसे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, मूंगे की तरह तने, बादलों को थामे पवित्र टहनियां, है कि नहीं? यहाँ तक कि पेड़ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं दिखाई देंगे। बिजली की चमक जैसी तेजी से केलसांग ने महसूस किया कि उसके मस्तिष्क के तंग दायरे में जैसे कोई खिड़की खुल गई हो। दिन की रोशनी ने उसे भर दिया हो। अब उसने समझा, या कम से कम खुद को समझा, वे तमाम गुजरे वर्ष जिनमें वह हर व्यक्ति की चाहत के अनुरूप एक अग्रणी और प्रगतिशील शख्सियत का रूप लेने की कोशिश में लगा रहा है, और अंत में उन्होंने शायद यह चाहा हो कि वह एक ऐसे पेड़ में तब्दील हो जाए जिसका तना मूंगे की तरह हो और जो बादलों का बोझ उठाए हो। लेकिन उसका व्यक्तित्व तो इन सब से पहले ही निर्मित हो चुका था। विकास की जिस अवस्था तक वह पहुंचा था, उसकी निर्मिति बुनियादी तौर पर ची गांव की मिट्टी और पानी से हुई थी। अंत तोगत्वा उसे नेतृत्व की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया ताकि इस अंतर विरोध को हल किया जा सके। उसने एक नौजवान के लिए रास्ता बनाया, एक ऐसे युवक के लिए जो नए युग के तूफानी मौसम में पला बढ़ा था और इस समय की जरूरत के मुताबिक वह अपने को ढाल चुका था। केलसांग हमेशा से यह मानता रहा है कि उन लोगों के लिए जो समय के साथ नहीं चल पाते हैं, अतीत में लौट जाना ही एक बार फिर खुद को बुद्ध के आगे समर्पित कर देना ही एकमात्र विकल्प है। केलसांग के अंदर ऐसा करने का आकर्षण कुछ ही क्षण के लिए पैदा हुआ था जब उसने जामकन गोनबो को मनमोहक सुभाषितों के साथ बोलते सुना। लेकिन अब उसने स्पष्ट तौर पर देखा, अब वह फिर कभी बुद्ध का पवित्र अनुयायी नहीं बनेगा जैसा कि वह किसी समय था। इस खास समय केलसांग वांगडू ची गांव के इतिहास में लगभग महानतम विचारक बन गया था। लेकिन यह ऐसा युग नहीं था जो इस तरह के व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता रखता हो। ब्रदर केलसांग, जामकन गोनबो ने कहा, तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। जब मैंने उसके सिर का मुंडन किया, मैंने यह शपथ भी ली थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपने बाल कभी नहीं काटूंगा, दोरजी के लिए। केलसांग की आंखों से अनायास आंसू बहकर अपनी गर्मी का एहसास कराते हुए उसके गालों से लुढ़कते जा रहे थे। उसके दिमाग की खिड़की से थोड़ी और रोशनी अंदर आ गई और एक बार फिर चुपचाप बंद हो गई। दुनिया फिर अराजकता की अवस्था में लौट गई जो समग्र रूप से उस ढीले ढाले और उधेड़ने वाले जटिल सिरों की विलुप्तता से प्रतिभेद्य है जिसमें यह लिपटा हुआ है। केलसांग ने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को देखा जो लकड़ी से बनी ऊंची चिता पर पालथी मारकर बैठा हुआ था।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का यह अंक यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय सिया।